फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अग्रवाल सीरीज को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग पवन सीरीज और राजन सीरीज को पढ़ चुके हैं। पवन और राजन सीरीज हम लोगों का हो चुका है और अब हम लोग अग्रवाल सीरीज को पढ़ रहे हैं। इन तीनों को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके जो ऑब्जेक्टिव के 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से 15 आप तो ये लेके ही जाएंगे, प्लस आपका जो वेरी शॉर्ट के 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आप 10 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर लेंगे। अगर आप इतना कर लिए तो आपका बैक तो नहीं ही लगेगा, बैक की टेंशन ख़त्म। आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका स्कोर 36 से 40 के एवरेज में रहेगा और ये अच्छा स्कोर माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बुरा है, क्योंकि अभी प्रीवियस जो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर हुआ है बाल विकास का, बच्चों ने बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो थ्योरिकल को अच्छे से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, नहीं पढ़ते हैं। और ज़्यादातर बॉयज़ को तो इन सब ये थ्योरिकल सब्जेक्ट जो है सीडीपी, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। उन लोगों का जो नंबर आया है 31, 29, 27, ऐसे उन लोगों के नंबर आ रहे हैं। इसलिए आप इसको सीरियस होकर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप ज़्यादातर यूट्यूब पे पवन सीरीज और राजन सीरीज को ही कराया गया है। पवन सीरीज, राजन सीरीज के आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बट अग्रवाल सीरीज के आपको नहीं है या मार्केट में नहीं है। और इससे भी क्वेश्चन आपको फंसते हैं। इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज प्रश्न दिए रहते हैं। इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज, इसमें क्या है, संविधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं, जो इसका चैप्टर फर्स्ट है उसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन दिए रहेंगे। और अगर हम बात करें तो हम लोग साइंस का पढ़ चुके हैं, वर्तमान भारतीय समाज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है, किस ईस्वी में स्थान दिया गया है? तो जो शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था वह 1976 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1976 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। बाल अधिकार का जो प्रस्ताव था वो कब पारित किया गया? तो जो बाल अधिकार का जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित किया गया था। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप फैक्ट अच्छे से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आपका बैक लग जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है। भारतीय संविधान में शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में है। कहाँ है? समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान में शिक्षा विषय समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है ना? निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? ये हम लोग का है अनुच्छेद 29(1) के अंतर्गत। अनुच्छेद 29(1) के अंतर्गत क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है, इम्पॉर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया था? तो शिक्षा को किस संविधान की अनुसूची में रखा गया? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। किस सूची के अंतर्गत रखा गया? अनुसूची के अंतर्गत, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट क्या है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा माना गया है या माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट। किसको? चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता
माना जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव में रहते हैं वह हूबहू उठा के आपको शॉर्ट में पूछ लेता है। ये एक लाइन में आंसर देना रहता है और 1 नंबर का रहता है। अगर 1 नंबर पाने के लिए आप बहुत सारी कहानी लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, आप बस नॉर्मल ऐसे लिखेंगे कि हाँ, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। हो गया इसका आंसर। ऐसा नहीं है कि वो 1 नंबर का पूछ रहा है तो आप उसको बहुत बड़ी कहानी लिखेंगे। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। सभी को शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद, ये सभी जो है जो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी कार्य करता है शिक्षा प्रदान करने के लिए। नवोदय विद्यालय भी बनाया गया इसी के प्रति कि शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। हर ब्लॉक पे कोई ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा कार्यक्रम हो जहाँ पे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद इन सभी चीज़ों पे क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। किस लिए? कि शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, शिक्षा का छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। छनाई का सिद्धांत जो उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु लागू किया गया था। अब पूछता भी है कि छनाई सिद्धांत किसने लागू किया था, तो इसको मैकाले ने लागू किया था। किसने? मैकाले ने लागू किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था। कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे माना गया है? लंदन विश्वविद्यालय को। देख लीजिए कि ये सन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ये आपको वेरी शॉर्ट में भी पूछ लेगा, लॉन्ग में भी पूछेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? तो सन 1854 में। कब? सन 1854 में उड का घोषणा पत्र भेजा गया था। नेक्स्ट क्या है, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? हंटर ने की थी। किसने की थी? हंटर ने की थी। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? यह लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्या है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना गया है? चार्ल्स ग्रांट को माना गया है। देखिए कि सन 2021 में 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, सन 2022 में भी पूछा गया है और ये सन 2023 में भी पूछा गया था। इसलिए सन 2024 में, सन 2025 में क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको अच्छे से स्टार बना लीजिए, इस क्वेश्चन पे स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? केंद्रीय सलाहकार जो बोर्ड है वह किसके नाम से जाना जाता है? सर्जेंट योजना के नाम से। किसके? सर्जेंट योजना के नाम से। नेक्स्ट, निम्न आयोगों का सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले कौन आए थे? वुड डिस्पैच आए थे नंबर 1 पे। उसके बाद कौन आए थे? हंटर आयोग आए थे। नेक्स्ट फिर कौन आया था? उसके बाद आया राधा कृष्ण आयोग। फिर कौन आया? कोठारी आयोग। तो ये क्या है, इनका सही क्रम आया है। सबसे पहले कौन आए हैं? वुड डिस्पैच आए, फिर हंटर आयोग आए हैं, उसके बाद आए हैं राधा कृष्ण आयोग, फिर आए कौन? कोठारी आयोग। ये क्या है, इस आयोगों का सही क्रम है। नेक्स्ट, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। यशपाल समिति इसीलिए गठित ही की गई थी कि बच्चों को बिना बोझ की शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह वर्ष था सन 2009 में पारित किया गया था।
ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होता है, आप इसको भी स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। ये स्टार मान के रखिए कि राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त हुआ? अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही स्पीड से पढ़ा रही हूँ कि आप उनको समझ ना आए। मैं थोड़ा ठहराव के साथ पढ़ा रही हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम लोग यूपी डीएलएड के कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियो डाल चुके हैं इस चैनल पे, और आप अगर 100 वीडियो में से आप 50 वीडियो ही अच्छे से देख लिए तो आपका बैक नहीं लगेगा। हाँ, ये गारंटी है मेरी, बट आप उसको देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लिया तो आपका बैक नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि आपको वो चीज़ें फिर से रिकॉल होगी जब आप पढ़ने बैठेंगे दोबारा। नेक्स्ट क्या है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009, एक क्वेश्चन मिस हो गया है, फिर से पढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 कब लागू हुआ? तो यह अप्रैल सन 2010 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। नेक्स्ट क्या है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया था? अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्या है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत बात की गई। अनुच्छेद क्या है? 21 का के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कितने कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के जो अध्याय हैं उसको 7 अध्यायों में वर्णन किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था? 27 अगस्त सन 2009 में। नेक्स्ट हम लोग का तीसरा चैप्टर है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में किसकी स्थापना की थी? मदरसा की स्थापना की थी। किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? कोठारी आयोग जो है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा का आयोग गठन किया गया था। कब किया गया था? 1882। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट मान के रखिए। ऐसे ही जो उसमें मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ या स्टार बना रही हूँ उसको आप एक कॉपी रखिए, उसमें आप उतारते चलिए, क्योंकि ऐसे ही मैं जब 2-3 सीरीज करा रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ तो मैक्सिमम आपके 40 से 50 क्वेश्चन जो हो जाएंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे। उसी 40 से 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम मान के चलिए कि 10 नंबर, 15 में 10 उसी 50 में से ही आएंगे। ये गारंटी आप ले लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिए। रिजल्ट आने के बाद आप मुझे आइएगा, कमेंट में बताइएगा कि मैम आप जो कही थी ऐसा हुआ। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था कब? 16 मार्च 1911 में। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? 64 से 66 के अध्यक्ष जो थे श्री DS कोठारी थे। पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था 1813 के आज्ञा पत्र में।
ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा नहीं गया है बट ये पूछ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेली जले के द्वारा क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि निष्पादन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लॉर्ड मैकाले हैं। छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन। निष्पादन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये क्वेश्चन क्या है? इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। हरास की समस्या, ये आपको वेरी शॉर्ट में पूछता है। वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछता है कि हरास की समस्या से क्या आशय? तो बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का क्या हो जाना? चले जाना। डिप्रिसिएशन कब होता है? कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर क्या कर रहा है? बच्चा चला जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हरास की समस्या। ये आपको वेरी शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत कम बट वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। तो हरास की समस्या से क्या आंसर है? बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना क्या कहलाता है? हरास कहलाता है। सन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए, फिर से वही पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है बट अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा भी घुमाएगा तो आप घूम नहीं पाएंगे, आप अपनी घूमेंगे भी तो आप घूम के अपनी सही दिशा पे पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य पे। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय क्या कर रहा है? छोड़कर चला जा रहा है, तो क्या कहलाता है? हरास कहलाता है। अभी पूछ रहा था कि हरास क्या है, यही तो पूछ रहा है ना कि हरास क्या है, तो क्या बताया था कि बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना क्या कहलाता है? हरास कहलाता है। यही देखिए, आपको इस तरीके से पूछ लिया कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था, मतलब ऐसा नहीं है कि वह नर्सरी का बच्चा हो या फर्स्ट क्लास का हो या सेकेंड क्लास का, मतलब किसी भी क्लास का बच्चा हो, किसी भी अवस्था का हो, 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, अगर वो अपने क्लास के दौरान, अगर वो सेकेंड क्लास में है, अपने क्लास के अवधि के दौरान बीच में ही क्लास को छोड़ के चला जा रहा है, किसी भी अवस्था में क्या कर रहा है? क्लास को छोड़ के चला जा रहा है, विद्यालय को छोड़कर चला, क्लास को छोड़ना नहीं है, विद्यालय को छोड़कर चला जा रहा है, अपनी क्लास को, मतलब क्या है, अगर वो फर्स्ट क्लास में है तो अपनी वो कंप्लीट किए बिना विद्यालय शिक्षा को अगर वो छोड़ दे रहा है तो उसी को क्या कहते हैं? हरास बोलते हैं। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही क्या कर रहा है? विद्यालय छोड़कर चला जा रहा है, मतलब कक्षा 1 से 5 तक का बच्चा अगर अपनी क्लास को कंप्लीट किए बिना ही छोड़ के जा रहा है तो उसी हम लोग क्या कह रहे हैं? हरास कह रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है कब से? बाल्यावस्था से। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? या बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है, इसको भी आप याद रखिए। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट था, हरास वाला। ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का करती है, क्या करती है? विकास करती है। यह कथन किसका है? अरस्तू का है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा का कहीं भी कोई भी उद्देश्य पूछ ले, अगर वो फिजिकल दिया है, कॉग्निटिव दिया है, इमोशनल दिया है, तो ये सब क्या कर रहा है? सर्वांगीण विकास ही तो कर रहा है। तो शिक्षा का अर्थ ही है सर्वांगीण विकास। बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट की तरह, यह कथन किसका है? रूसो का है। किसका है? रूसो का है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन भी पूछता है। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए शारीरिक, मानसिक, संवैगिक सारे दे देता है, बट इसका अगर सर्वांगीण है तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ओवरऑल डेवलपमेंट से है, ना कि किसी एक आयाम से है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? 1987 से 88। इसके उद्देश्य कब, क्या हुआ, आरंभ हुआ, कब समाप्त हुआ, आरंभ करने का कारण क्या था, इन सारी चीज़ों को वो पूछता है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए? लॉन्ग और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है?
फिर से वही हराश की समस्या। हराश की समस्या क्या है कि बीच में विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना। ये शायद फिर से रिपीट हो गया है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है चैप्टर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर किस निबंध पर लिखा गया। निबंध रविन्द्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति पूछ लेता है कि सभ्यता और प्रगति किसका निबंध है। देगा नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अश्व घोष, ऐसे ही 4-5 लोगों का नाम दे देगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि सभ्यता और प्रगति किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर किसका है, सभ्यता और प्रगति का है निबंध। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ सन 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। पाठ्यचर्याओं का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करना। विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा से कम कराना। क्या कर रहा है कि एनसीएफ के अनुसार मार्ग सिद्धांत निहित है। निहित मतलब कि नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, निहित। इसको थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे ये तीनों तो इसके पॉजिटिव लगे। क्या लगे, पॉजिटिव टैग वर्ड लगे। और ये एक ऐसा था जो निगेटिव था, तो इसलिए इसको याद रखें। निहित मतलब नहीं है, जो एनसीएफ सन 2005 के सिद्धांत में नहीं है। के सिद्धांत में निहित मतलब नहीं है। तो जो एनसीएफ कहता है वो कहता है कि हमें रटन प्रणाली से मुक्त कराना है। विद्यालय को प्राप्त ज्ञान जो है उसको बाहरी दुनिया से भी जोड़ना है। कक्षा में जो है वो परीक्षा के महत्व को कम देना है। गतिविधियां आधारित होनी चाहिए। और जो एनसीएफ नहीं कहती है कि पाठ्यचर्या संवर्धन पाठ्य पुस्तक केंद्रित करना। एनसीएफ कभी नहीं कहेगा कि जो शिक्षा हो वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो। इसलिए इसका राइट आंसर आ हो गया। ये सीटेट में पूछता है और ऐसे ही बच्चों को कंफ्यूज करता है। अब जो बच्चे ये निहित नहीं ध्यान से देखेंगे और वो टैग वर्ड याद करके रखेंगे तो तुरंत उनको मिल जाएगा क्या कि रटन प्रणाली से मुक्त करना। वो आगे पढ़ेंगे भी नहीं। कोई बच्चा इसको देख के निशान लगा देगा, कोई इसको कि विद्यालय क्या कह रहा है, ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। कोई मतलब इन तीनों पॉजिटिव वर्ड हैं और इन्हीं तीनों में से क्या करेंगे, अलग अलग बच्चे इस पे गोला करके चले आएंगे। बट वो क्वेश्चन को ना ही सही पढ़ेंगे और ना ही ये ध्यान देंगे कि इसमें तो 3 पॉजिटिव वर्ड दिए हैं, एक निगेटिव है। इसलिए क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। और निगेटिव का भाई निगेटिव ही होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 किसके लिए बनाया गया था। तो ये कक्षा 1 से 12 के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 की संरचना एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रमुख समस्याएं। शिक्षक संबंधी समस्याएं, समाज की आकांक्षाएं, भाषा की समस्याएं, ये सभी थी। नेक्स्ट क्या था हम लोग का कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। सन 2005 की जो रूपरेखा तैयार की गई थी, जो एनसीएफ तैयार की गई थी, वो यशपाल जी ने तैयार किया था। और इनका उद्देश्य ही था कि बिना बोझ के शिक्षा दी जाए, बच्चों पे बहुत ज़्यादा बैग का बर्डन ना हो, विद्यालय में ही उनको शिक्षा ना प्राप्त की जाए, बाहरी दुनिया से भी जोड़ के शिक्षा प्राप्त की जाए, उन्हें दी जाए, उनके दैनिक जीवन से जोड़ के उन्हें शिक्षा दी जाए, गतिविधियाँ आधारित शिक्षा हो। इन सभी चीज़ों के बारे में बात किसने किया था, प्रोफेसर यशपाल जी ने बात किया था। प्रोफेसर यशपाल, बहुत से बच्चों ने सीटेट का फॉर्म भरा होगा। सीटेट का फॉर्म भरने वाले एनसीएफ सन 2005 अगर वो अच्छे से पढ़ लिए, यशपाल जी ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया, तो सीटेट में जो सीडीपी है, मतलब जितने भी पेडागॉजी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ईजिली क्वेश्चनों को कर पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कितने अध्याय में विभक्त था, 5 अध्याय में विभक्त था।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा सन 2005 के प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या था? परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू किया गया? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिड डे मील से क्वेश्चन पूछता है, मिड डे मील कब लागू किया गया, इसके लागू करने का उद्देश्य क्या था, लागू होने के बाद इसके लाभ मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज, इन सभी चीज़ों पे पूछता है। ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? यह सन 2006 में प्रारंभ की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का मतलब खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिड डे मील से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कस्तूरबा गांधी से जरूर पूछेगा, और छनाई से क्वेश्चन पूछता है, हरास से क्वेश्चन पूछता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? कि शिक्षा में सबकी भागीदारी हो, नए शैक्षणिक प्रयोग हों, शिक्षा में बराबरी पर बल हो, ये सभी। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है एनसीटी। क्या है? एनसीटी है। नवोदय विद्यालय की स्थापना किस संस्कृति पर की गई थी? किस संस्कृति पे की गई थी? तो नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में, पूछ रहा है ना, कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था याद रखिएगा, और प्राथमिक शिक्षा याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि वो प्राथमिक की जगह जूनियर दे दे आपको कंफ्यूज करने के लिए, कुछ और थोड़ा इधर उधर घुमाएं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। बट ये बीटीसी का पेपर है, आपको इतना कंफ्यूज नहीं करेगा। किसी भी अवस्था दे दे और प्राथमिक शिक्षा लिख दे, पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर जाता है तो उसी ही क्या कहते हैं? हराश कहते हैं। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए जाएंगे, 1 नंबर वेरी शॉर्ट के, 2 नंबर आप हरास वाले क्वेश्चन से लेके जाएंगे। आप इसको तैयार रखिए। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक विद्यालय शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वह हराश कहलाता है। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्कृति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा की गई? 1986 के तहत की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया गया था। NPEGEL में किस कक्षा की अवंचित लड़कियों का अध्ययन किया है? कक्षा 1 से 8। जो आपका ये प्रारंभिक शिक्षा का जो नवीन प्रयास है, इसमें प्राथमिक शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया गया है। इसमें क्या है कि 1 से लेके 8 तक के बच्चों, 5 तक के बच्चे जो हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। उनको विद्यालय में कैसे रोका जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उनका सर्वांगीण विकास किया जाए, इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा तो जोर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि बुनियादी शिक्षा संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बुनियादी शिक्षा संबंधित नहीं है। बुनियादी शिक्षा जो संबंधित नहीं है, बुनियादी शिक्षा संबंधित नहीं है। बुनियादी शिक्षा फिलहाल तो महात्मा गांधी से ही संबंधित है, लेकिन इसमें पूछा है कि संबंधित नहीं है, तो ये जितने भी हैं ये तो सारे निगेटिव ही दिए गए हैं। क्या है? सारे निगेटिव हैं और बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। बट बुनियादी जो शिक्षा है वो किससे है? महात्मा गांधी से ही संबंधित है, इसलिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये तीनों निगेटिव दिया गया। इसमें पूछना चाहिए कि बुनियादी शिक्षा संबंधित है। क्या है? बुनियादी शिक्षा जो संबंधित है, इसमें पूछना चाहिए संबंधित है महात्मा गांधी से। नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर इसे नहीं पूछ रहा है तो इसमें सारे क्वेश्चन निगेटिव नहीं होने चाहिए। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है बच्चों को विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना। पोषाहार मतलब जो ये मिड डे मील चलाया जा रहा है, पोषाहार वितरण मतलब जो ये आहार खाना भोजन जो वितरण किया जा रहा है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चों को विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि कराना।
बच्चों की स्वास्थ्य एवं पृष्ठ बनाना, स्वस्थ एवं पृष्ठ बनाना, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोध को कम करना है, कुपोषण की समस्या को दूर करना, ये सभी इसके क्या हैं, कारक हैं। खाली उसका मतलब मिड डे मील चलाने का खाली एक ही उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को विद्यालय में ठहराव कराना और बच्चों की वृद्धि कराना। अध्यापक हेतु नियामक क्या है, एनसीटी है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ये क्या है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग कहेंगे तो मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगी, आप नहीं भी कहेंगे तो भी मैं कराऊंगी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करती है, यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएन यूएनएसपीए, ये सभी क्या कर रही हैं, सहायता प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी, कब, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इनमें में से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया था, तो ये पोषाहार वितरण योजना है, ये आप इसको याद रखिए। पटेल एक्ट संबंधित नहीं है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या है, पटेल एक्ट संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश के समस्त जिले में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था, सन 2004 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी, कहाँ की गई थी, केरल राज्य में की गई थी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, मतलब 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर 5 है कि शिक्षक हेतु राष्ट्रीय पाठ का नाम नहीं पढ़ने में आ रहा है। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, पढ़िए, 1 से 2 बार वीडियो को, अगर आप खाना, आप अगर लड़की हैं आपके पास टाइम नहीं है तो आप खाना बनाते और कुछ भी करते हुए अगर आप क्लास को लगा के रख दे रहे हैं और आपके कान में सिर्फ आवाज़ ही जा रही है, तो मैं ये गारंटी लेती हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो एक बार आप माइंड में सोचेंगे ज़रूर कि हाँ इसका ये आंसर है। तो प्लीज़ आप 1 से 2 बार वीडियो, अगर आपने 3 बार वीडियो को देख लिया तो 15 में 15 आप आराम से लेके जाएंगे। 15 में 15 लाने के लिए आपको पवन, राजन, अग्रवाल, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में माध्यमिक स्तर पर विषय है, माध्यमिक स्तर पर जो विषय है वह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा आपकी है और क्या है, गणित है, ये दोनों आपकी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता किन कारणों से हुई, 21वीं सदी की मांग के कारण हुई थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में पाठ्यचर्या के किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था, व्यवस्थागत सुधार पे और परीक्षा प्रणाली पे सुधार किया गया था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा सन 2009 की आवश्यकता क्या है कि शिक्षा के सार्वभौमिकता के लिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए, शैक्षिक असमानता को कम करने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या को पुनः विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है, 5 वर्ष के बाद, कितने, 5 वर्ष के बाद। NCFTE में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा की गई है, तो 4 से 5 वर्ष के। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितने भी DLED सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं, आप अपना BTC जो मतलब DLED फर्स्ट सेमेस्टर है उसका रिजल्ट आप देख चुके हैं,
बहुत से बच्चों का साइंस, मैथ, संस्कृत इन तीनों में बैक लगा है। तो ये बैक तो आपका लगा ही लगा है, सर पे है ही। कोशिश करिए कि आपका सेकेंड सेमेस्टर में तो बैक ना लगे। सेकेंड सेमेस्टर में बैक आपका ना लगे, ये आप 100% कोशिश करिए। और बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप पूरे 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा का भी समय अपने लिए निकाल ले रहे हैं तो आपका बैक नहीं लगेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बीटीसी। बट आप ध्यान नहीं देते हैं। आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, बहुत से बच्चे तो इन बीएड करके भी आए हैं, बट क्या है कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से थोड़ी थोड़ी गलतियों की वजह से उनका क्या है, बैक लग जा रहा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप बैक लग चुका है, अभी उस पर मत ध्यान दीजिए। सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपका निकल जाए। ऐसा ना हो कि सेकेंड सेमेस्टर में भी बैक लग जाए, कि आप बैक के ही गोते खाते रह जाएं। वैकेंसी का तो कुछ पता नहीं, और वैकेंसी आ जाए तो आप सोचते रह जाएं कि काश मैं पढ़ लिया होता। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।